आप ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। जी हां, वक्त तो चला है चुनावी चक्रव्यूह का, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर के और इसके साथ ही सारे जनपद की समस्याओं को लेकर के, जिले की समस्याओं को लेकर के हम चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर के सियासी गलियारे में लगातार हलचल तेज है। एक तरफ जनता को लुभाने की तमाम कोशिशें हो रही हैं, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और घोषणा पत्र, न्याय पत्र और परिवर्तन पत्र का हवाला दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जनता का अपमान, सनातन धर्म का अपमान, मीडिया का अपमान और अपशब्द भरी बातें की जा रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं फर्रुखाबाद जनपद के सपा प्रत्याशी नवल किशोर शाक्य की। इसी के साथ कांग्रेस पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद एवं उनकी भतीजी मारिया आलम की, जो अपने बयानों को लेकर के चर्चा में रहते हैं। बता दें, नवल किशोर शाक्य, मारिया आलम हो या सपा के मुखिया अखिलेश यादव, दोनों के शब्दों का ही लोक लिहाज नहीं रह गया। इन सभी नेताओं के बयान आए दिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते रहते हैं, जो देश की जनता से वोट मांगने तो जाते हैं, लेकिन उन्हीं की इज्जत करना भूल जाते हैं। ऐसी एक वीडियो नहीं है जिसमें गठबंधन के नेता जनता की बेइज्जती करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी कई वीडियोस हैं, उनमें से कुछ वीडियोस को हम आपको दिखाते भी हैं, उन शब्दों को सुनाएंगे भी जो शब्दों की मर्यादा को तार तार कर रही हैं, साथ ही सनातन धर्म और हिंदुओं की भावनाओं को भी आहत करते हुए नजर आ रही हैं। सबसे पहले तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव का वो वीडियो आपको याद ही होगा, जिसमें वो पुलिस वालों को अपशब्द बोलते हुए नजर आते हैं। इसी क्रम में सपा का एक और प्रत्याशी काम कर रहा है। आपको बता दें कि अभी हाल ही की फर्रुखाबाद के सपा प्रत्याशी नवल किशोर शाक्य की एक वीडियो की हम बात कर रहे हैं, जो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें जय श्री राम का नारा लगा रहे युवक को नवल किशोर शाक्य द्वारा उठवा करके बाहर फेंकवा दिया जाता है। हालांकि केकेडी न्यूज इस खबर की, इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं इसके बाद नवल किशोर शाक्य के निजी कार्यक्रम में पत्रकारों के साथ बदसलूकी का भी एक वीडियो सामने आता है और उसके बाद अब फिर नवल किशोर शाक्य के कार्यक्रम में शामिल हुए गठबंधन के पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद एवं उनकी भतीजी मारिया आलम की वीडियो की, जिनके विवादित बयान पर एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। अब जनता सवाल उठा रही है कि सपा का तो बीजेपी से बैर था, गठबंधन का बीजेपी से बैर था, लेकिन जय श्री राम के नारे से कब से बैर हो गया, सनातन धर्म से कब से बैर हो गया और जिहाद का वोट, ये सवाल कब से उठ गया। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जब चुनाव जीतने से पहले विपक्ष का ये रवैया है, तो चुनाव जीतने के बाद क्या होगा। इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद है। बीजेपी से विकास पांडे जी, सपा से नवल किशोर दुबे जी हैं और इसी के साथ हमारे साथ महासभा से, हिंदू महासभा से विमलेश मिश्रा जी हैं, कांग्रेस से मिराजुद्दीन जी हैं। आप सभी मेहमानों का चुनावी चक्रव्यूह में बहुत स्वागत है। हमारा सबसे पहला सवाल यही है कि लगातार आरक्षण ना देने की बात हो रही है, आरक्षण देने की भी बात हो रही है, गठबंधन, सत्ताधारी पार्टी, इन सभी के बीच, लेकिन इस बीच सलमान खुर्शीद की भतीजी का एक बहुत ही चर्चित वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके लिए एफआईआर भी दर्ज की गई है। उसमें वो कह रही है कि खामोशी के साथ एक साथ होकर के वोटों का जिहाद करो, और इसके साथ अब ये ट्रेंड भी कर रहा है कि वोटों का जिहाद आखिर किस तरीके से किया जाएगा, आखिर कांग्रेस करना क्या चाहती है और इस बयान पर क्या कहा जाए। विमलेश जी, ये सवाल आपसे है। विमलेश जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए विमलेश जी। विमलेश जी, अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। विकास जी, आप? आ रही है मैडम? जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस मैटर में हमको इन्वॉल्व किया है। जो हमारे फर्रुखाबाद में है सलमान खुर्शीद, जो विदेश मंत्री रह चुके हैं, पढ़े लिखे हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनकी भतीजी जी इतना गंदा और हिंदुओं के लिए कहेंगे, हिंदुओं के लिए इतना गंदा बयान, तो सीधा सीधा जिहाद के लिए उतार आई हैं ये कहने के लिए। तो ये मुसलमानों को, जो हमारे अपने भाई हैं फर्रुखाबाद में रहते हैं अमन चैन से, उनको भड़काने का सीधा काम कर रही है। इतना गंदा, मेरे हिसाब से इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने के बाद इनको जेल के अंदर भेजना चाहिए, क्योंकि जो जिहाद अभी तक कैसे कैसे जिहाद चले आ रहे हैं, अभी इन्होंने एक नया जिहाद निकाल दिया है
कि वोट जिहाद करना चाहिए। इनको शर्म आनी चाहिए कि फर्रुखाबाद में हम लोग अमन चैन से रह रहे हैं, और हमें तो नहीं लगता है किसी मुसलमान को हमारे माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी से दिक्कत हो। माननीय हमारे जो फर्रुखाबाद के सांसद हैं मुकेश राजपूत, लोकप्रिय सांसद हैं, बहुत ही कहना चाहिए कि सीधे सरल स्वभाव के हमारे सांसद जी हैं, हमारे विधायक जी भी सरल स्वभाव के। उनसे इन लोगों को ऐसी क्या दिक्कत है जो कि जिहाद की बात करते चले आ रहे हैं? ऐसा तो बहुत ही गलत इन्होंने जो बयान दिया है। हमारे मुसलमान भाइयों से भी हमारा एक अनुरोध है कि ऐसे लोगों को पहचाने, ऐसे लोगों को जाने कि आपको फर्रुखाबाद में जो हम लोग अमन चैन से रह रहे हैं उनको भड़काने का काम कर रहे हैं। अगर हम सनातनी भड़क जाएंगे तो हम लोग भी इस तरीके की बातें करना शुरू कर देंगे, फिर कैसे होगा? यहाँ कैसे रहेंगे हम लोग? जी विमलेश जी, आपके पास अभी वापस आते हैं। विकास जी, ये सवाल आपसे भी है कि आखिर जिहाद के वोट की बात क्यों की जा रही है? कांग्रेस आखिर करना क्या चाहती है? कांग्रेस कभी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती है कि वो मुसलमानों की और हिंदुओं की राजनीति करती है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन ये वोट का जिहाद, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, दो तीन चीजें हैं मुझे लगता है सोनाली जी। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय विकास जी। सचिव साहब की भतीजी है, ये अपने में पर्याप्त है। सुनती मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। अपने में ये पर्याप्त है कि वो सलमान खुर्शीद साहब की भतीजी हैं, और सलमान खुर्शीद साहब की भतीजी का मतलब है कि विमलेश जी, तब तक के लिए आपके पास आते हैं। नेटवर्क इशू आ रहा है थोड़ा सा हमारे साथ विकास जी के साथ। विमलेश जी, आप बताइएगा। जी देखिए, हमारा तो ये कहना है कि अगर इन्होंने अपनी बात को वापस नहीं लिया और अपनी जो गलती नहीं मानी, तो हम लोग भी अपने जिहाद के लिए जाएंगे और अपने हिंदुओं से कहेंगे कि आने वाला समय ये लोग जो हम लोगों को आपस में भिड़ाने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। और हमें हर कीमत पे मोदी जी और योगी जी को लाना है, तो फिर सनातन धर्म की तरफ हमें भी जाना है। अगर हम लोगों इनके कहने पे और इनके करने पे हमारे जो मुसलमान भाई हैं, अगर इनकी बातों में आते हैं, बरगलाए जाते हैं, तो ये तो बहुत ही गलत होगा। और फर्रुखाबाद में ऐसा हम होने नहीं देंगे, क्योंकि हम सनातनी हैं और हमारी अपनी पहचान हिंदू महासभा से, हिंदू हमारे सब भाई हैं। उनके ऊपर किसी प्रकार की आंच आए, उससे पहले हम खड़े होंगे उनके साथ में ढाल के था। तो हमारा जो भी हमारे पैनलिस्ट हैं यहाँ पे, उनसे सबसे निवेदन है, चाहे वो सपा के हो, चाहे बसपा के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे भाजपा के हो, कि इस टाइप का बयान देने से पहले 4 बार समझें कि हम क्या कह रहे हैं। और विमलेश जी, कांग्रेस के उस पत्र पर क्या कहेंगे? कांग्रेस और साथी गठबंधन के उस पत्र पर क्या कहेंगे, जिसमें वो लगातार बात कर रहे हैं अपने भारत जोड़ो यात्रा की, उसका हवाला दे रहे हैं, साथ ही युवा न्याय की बात कर रहे हैं, किसान न्याय की बात कर रहे हैं, नारी न्याय की बात कर रहे हैं, श्रमिकों को न्याय देने की बात कर रहे हैं, साथ ही हिस्सेदारी देने की भी बात कर रहे हैं। देखिए मैडम, क्या है कि ये सब हम लोगों को चूतिया बनाने का काम हो रहा है, चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो। केवल न केवल हिंदू को बरगलाने का काम किया जा रहा है। हिंदू जो हमारे हिंदू भाई इनके साथ में जुड़े हैं, उनको समझना चाहिए जो कल फर्रुखाबाद में बयान दिया गया है उसका क्या अर्थ निकलता है। कि हमारे सभी सनातनियों को समझना चाहिए कि केवल न केवल सपा और कांग्रेस मुसलमान को ही आगे बढ़ाने की बात करती है, उनको एकजुट करने की बात करती है। हमारे सभी हिंदू भाइयों को एक तरह से देखा जाए तो जिहाद के मामले में फांसने की बात कर रहे हैं। जिहाद की बात हो रही थी अभी विमलेश जी, विकास जी से भी इससे सवाल कर लेते हैं। जिहाद की बात करते हैं आज उन्हें, कल जो उन्हें खुले मंच पे बोला है, ये कितनी ही गंभीर बात है, कितना ही गंभीर मुद्दा है कि हमारे फर्रुखाबाद में इतने लोकप्रिय नेता हैं, कभी भी उन्होंने हिंदू मुस्लिम में कोई फर्क नहीं किया है। और सलमान खुर्शीद की भतीजी साफ शब्दों में कह रही है कि हमको वोट जिहाद करना है। विमलेश जी, इसका जवाब एक विकास जी से भी हम ले लेते हैं, एक सवाल उनसे भी करते हैं। विकास जी, अभी आपने विमलेश जी की बातें सुनी कि लगातार कांग्रेस यही बात करती है कि किस तरीके से बांटा जाए धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लेकिन अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर यही आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म की बात करती है, धर्म के नाम पर राजनीति करती है, मुस्लिम और हिंदुओं को लड़ाने का काम करती है। लेकिन जो ये बयान सामने आया है जिसमें
जिसमें जिहाद के वोट की बात कही जा रही है, ये कहीं ना कहीं ट्रेंड तो कर रहा है, लेकिन एक सवाल भी इस बीच जो छोड़ दे रहा है कि आखिर वोट के जिहाद से क्या मतलब है और मारिया आलम कहना क्या चाहती हैं और कांग्रेस आखिर उनसे करवाना क्या चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद जी बहुत बहुत धन्यवाद जी विकास जी बताइए। विमलेश जी आपके पास वापस आते हैं, विकास जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। जी विकास जी। ठीक है। मुझे लगता है कि दो तीन चीजें हैं। एक तो मारिया आलम जी सलमान साहब की बेटी है, सलमान साहब की भतीजी है उनकी, और ये अपने में पर्याप्त है, क्योंकि सलमान साहब का वो स्टेटमेंट ना ये देश भूला है ना ये पूरा फर्रुखाबाद भूला है। जब सलमान साहब ये कहते हैं दिल्ली की सड़कों पर एक दुधमुहे बच्चे को बरगलाते हुए कहते हैं कि हम भी मांगे आजादी और तुम भी मांगो आजादी। सोनाली जी आपको भी याद होगा वो सलमान साहब का वीडियो। तो मुझे लगता है कि इस देश में केवल इसलिए आजादी चाहिए सलमान साहब को कि कांग्रेस सत्ता में नहीं है, तो इसलिए इन्हें आजादी चाहिए। कांग्रेस सत्ता में आ जाए तो कोई आजादी की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके की भ्रांति फैलाने का काम सलमान साहब पूर्व में करते रहे हैं, और वही स्थिति उनकी भतीजी की है। मतलब सीधी सी कहावत है सोनाली जी कि जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। तो मुझे लगता है कि सलमान साहब की संगत में रहने के बाद मारिया आलम का भी वही राग है, पुराना राग है, और ये कांग्रेस पार्टी के साथ नया नहीं है। हिंदुओं को लेकर के कांग्रेस पार्टी की हमेशा से नीति रही है बांटने वाली, बांटने की नीति रही है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं कि बंगाल के अंदर ममता दीदी की सरकार ने लगभग 91 जातियों को एसटी ओबीसी में शामिल किया, उनके आरक्षण में लेकर के आए, और उस 91 जातियों में 83 जातियां ऐसी थी जो मुस्लिमों से ताल्लुकात रखती थी। आप ये एक बहुत बड़ा प्रयोग है जो इस देश में कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन कर रही है। आप क्यों नहीं नरेंद्र मोदी जी की तरह कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। आप जब बात आएगी तो वोट जिहाद की बात करेंगे। अरे भाई, जिहादियों की आंखों पर, जिहादियों की मौत पर आंसू बहाने के बाद अब बचा क्या है आपके पास? पूरा देश जानता है सोनाली जी, कांग्रेस पार्टी की नेता जिहादियों की मौत पर, आतंकवादियों की मौत पर आंसू बहाती है। देश के शहीदों के ऊपर उनकी आंखें नम नहीं होती हैं। देश के सैनिकों के सरों के साथ फुटबॉल खेलते हैं आतंकवादी, उनकी आंखें नम नहीं होती है। ये मुख्तार अंसारी को शहीद बताते हैं विकास जी। बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूँ। फातिया पढ़ने चले जाएंगे, काश अब्दुल कलाम जी के कब्र पर फातिया पढ़ने चले जाते, अच्छा लगता। वीर अब्दुल हमीद की कब्र पे फातिया पढ़ने चले जाते, अच्छा लगता। लेकिन अगर आतंकवादी और माफियाओं की कब्र पर आप फातिया पढ़ोगे तो जनता आपको जवाब देगी, जनता अपने वोट से आपको जवाब देगी। और वोट का जिहाद अगर आप करने की कोशिश करोगे तो ये मान लीजिए कि अगर 80% अगर जिहाद पर उतर आया तो मुझे लगता है कि इस देश का अमन चैन बिगड़ेगा। मैं तो बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आपके इस मंच पे। मैं पहले ही दिन से मुझे संशय था कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का। जब ये मिलन हुआ तो मैंने ये मान लिया था मनी मन, ये स्वीकार कर लिया था कि इस देश को जलाने की, इस देश को दोबारा दंगों की आग में, इस प्रदेश को दोबारा दंगों की आग में झोंकने की कोशिश की जाएगी। उसी कोशिश का ये प्रयोग है कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का। ये मिला जुला प्रयोग है। जो प्रदेश पिछले 6-7 वर्षों से शांत था, अमन चैन के साथ रह रहा था, उस प्रदेश को चुनाव के नाम पर, वोट जिहाद के नाम पर दोबारा दंगों की आग में दोबारा झोंकने की कोशिश कर रही है ये इंडी गठबंधन। जी विमलेश जी, अब आप जवाब दीजिएगा। लगातार गठबंधन बात करता है कि चुनाव नहीं है, लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रही है। संविधान नहीं बचेगा, साथ ही आरक्षण नहीं बचेगा। लेकिन ये वोट का जिहाद और क्या आरक्षण का इससे संबंध जोड़ा जा सकता है? क्योंकि लगातार यही बात करती है कि आरक्षण नहीं बचेगा, वोट का जिहाद करके वोट हासिल करने की बात करते हैं। कहीं ना कहीं एक समुदाय और कम्युनिटी को टारगेट करने का काम किया जाता है वोट के लिए केवल। देखिए मैडम, ये तो केवल सलमान खुर्शीद की भतीजी जैसे लोग, मानिए अखिलेश यादव जी जैसे लोग और कुछ चुनिंदा लोग हैं, उनका केवल कहना है और केवल मुसलमानों को भड़काने का काम करना है। क्या राशन देते समय माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने देखा है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है? क्या गरीबों को
उनका घर देने के लिए माननीय योगी जी मोदी जी ने देखा है किसको हम दे रहे हैं। ऐसी बहुत सारी स्कीमें माननीय मोदी जी माननीय योगी जी ने दी है, उसमें क्या कभी देखा है कि हम मुसलमान को दे रहे हैं या हिंदू को दे रहे हैं। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे मुख्यमंत्री जी को ऐसा करना होता तो वो केवल हिंदुओं को ही मोबिलाइज नहीं करते जी। इनको शर्म आनी चाहिए सलमान खुर्शीद जैसे लोगों को और ऐसे नेताओं को कि केवल न केवल मुसलमानों को भड़काने का, उनको चुनाव के समय इस्तेमाल करने का काम करते हैं। और अगर हम सनातनी भड़क जाएंगे तो क्या ये लोग यहाँ रह पाएंगे? जी, हम ये उस पर भी सवाल उठाएंगे विमलेश जी। जी, ये उस पर भी सवाल उठाएंगे, इसका जवाब हम विकास जी से लेते हैं। विकास जी, अभी विमलेश जी ने कई सारी बातें कही, उसमें भी उन्होंने ये भी कहा कि अगर सनातनी भड़क गए तो क्या होगा, लेकिन कांग्रेस और गठबंधन उस पर भी सवाल उठाएगा कि केवल सनातन धर्म की राजनीति की जाती है। इसी के साथ अगर एक और बात करें, हमेशा नवल किशोर शाक्य के कार्यक्रम में ही इस तरह की बयानबाजी क्यों किए जाते हैं? कभी जय श्री राम का नारा लगता है तो उठा करके बाहर फेंकवा दिया जाता है, कभी मारिया आलम आती है तो वो वोट के जिहाद की बात कर देती हैं। हमेशा नवल किशोर शाक्य के कार्यक्रम में ही ऐसा क्यों होता है? देखिए, बात नवल किशोर शाक्य के कार्यक्रम की नहीं है जी। बात है विशुद्ध रूप से इस इंडी गठबंधन के नेताओं की मानसिकता की। ये कोई पहला वाकया नहीं है जब इंडी गठबंधन के नेता ऐसी विषय वस्तु पे संज्ञान लेते हैं। सोनाली जी, आपको याद दिला दूं, इमरान मसूद कहते हैं कि मुसलमानों को डराते हुए कि मुसलमान एक हो जाओ, नहीं तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, हमें दूसरों के पैर पकड़ने पड़ेंगे। ये क्या है? कभी कभी आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा हो कि हिंदुओं एक हो जाओ, या सिख एक हो जाओ, या बौद्ध एक हो जाओ, या ईसाई पारसी एक हो जाओ? नहीं कहा। उन्होंने कहा पूरा देश भारत हमारा परिवार है, सारे परिवारी जन एक होकर के रहे। ये कहते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मगर इंडी गठबंधन की वही दूसरे नेता नाहिद हसन क्या कहते हैं? नाहिद हसन ये डिमांड करते हैं कि आप एक वर्ग विशेष की दुकानों से सामान ना खरीदें। अपने मुस्लिमों से अपील ही करते हैं कि आप वर्ग विशेष की दुकानों से सामान ना खरीदें। ये कौन कहता है? नाहिद हसन। किस पार्टी के नेता हैं, किसके विधायक हैं, जरा बता दीजिएगा सोनाली जी। यही नहीं रुकते हैं, उनकी भतीजी वर्तमान में सांसद की प्रत्याशी है इंडी गठबंधन की, इकरा हसन, आप जानती होंगी। वो कहती हैं मुसलमानों को डराते हुए कि अगर बीजेपी आ गई तो मुसलमानों को दूसरे दर्जे का दर्जा मिलेगा, दूसरे दर्जे के नागरिक हो जाएंगे इस देश में। अरे भाई, किससे डरा रहे हो? उस बीजेपी से जिसने आजादी के बाद ये चिंता की कि मुसलमानों को छत नसीब हो, घर को छत मिले उन्हें। और इतिहास उठा करके देख लीजिए, इंदिरा आवास में जितनी हिस्सेदारी मुसलमानों की नहीं रही होगी, उससे कई ज्यादा हिस्सेदारी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के दिए हुए आवास में आज मुसलमानों की है। अभी कोई भेदभाव करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया। लेकिन मैं फिर कहता हूं आपको, ये कांग्रेस का इतिहास है, फूट डालो राज करो। ये कांग्रेस पार्टी की नीयत है, नीति है और नेतृत्व का यही साइन है कि वो फूट डाल करके इस देश और इस सत्ता पर राज करना चाहते हैं। वो सेवा भाव में विश्वास ही नहीं रखते। जब आप सेवक बन के इस राष्ट्र की सेवा करेंगे तो आपको नरेंद्र मोदी जैसा देवता मिलेगा। लेकिन जब आप एक राजा बनकर शासन करना चाहेंगे तो निश्चित तौर पर बड़े उदाहरण है इस देश के अंदर, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। विकास जी, एक सवाल और है। प्रियंका गांधी आज भाषण दे रही थी, उस भाषण में उन्होंने कहा कि महिलाओं को सरकार की ओर से सरकारी नौकरियों में 50% नौकरियां दी जाएंगी और अगर उनकी सरकार आती है तो इस काम को करके भी दिखाया जाएगा जिसमें 50% हिस्सेदारी केवल महिलाओं को ही होंगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो महिला हैं तो महिलाओं की समस्या को बखूबी जानती हैं। देखिए, सत्ता से दूर जाने के बाद इन्हें सब दिख रहा है सोनाली जी, सब कुछ दिख रहा है, और सत्ता आने के बाद ये सब अंधे हो जाएंगे। देख लीजिए, ये जितने नेता हैं इंडी गठबंधन के, अगर धोखे से सत्ता आ जाएगी इनके पास तो ये सब अंधे हो जाएंगे। इन्हें कुछ दिखना, सब दिखाई देना बंद हो जाएगा। अरे भाई, आपकी 50-50 साल इस देश में सरकारें नहीं, उसके बाद महिला आरक्षण बिल किसकी सरकारों में पेंडिंग पड़ा रहा है? जरा पूछ लीजिएगा बहन प्रियंका जी से, किसकी सरकारों में पेंडिंग पड़ा रहा? उसके बाद सबसे बड़ी बात, हैरत की बात ये आती है, महिलाओं के नाम पर क्या होगा? अरविंद केजरीवाल जी महिलाओं को जब प्रतिनिधित्व देने की बात करेंगे तो सुनीता केजरीवाल को लेकर के आएंगे, अपनी धर्मपत्नी। जब
गांधी परिवार अपने यहाँ महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात करता है तो सोनिया गांधी निकल करके आती है, प्रियंका गांधी निकल करके आती है। जब यादव परिवार सैफई का अपने यहाँ महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात करता है तो निकल करके उनकी पत्नी आती है, निकल करके अखिलेश यादव की। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सवाल है, चाहे महिलाओं की बात हो और चाहे किसी भी प्रकार की राजनीति में युवाओं की हिस्सेदारी की बात हो, इनका फैमिली फर्स्ट का नारा हमेशा आगे रहता है। फैमिली फर्स्ट वाले लोग कभी इस देश की चिंता नहीं कर सकते। सोनाली जी, लिख करके रख लीजिए, जब नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए, सरकार में आए, तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास मिलेगा, मगर उसे मिलेगा जो महिलाओं के नाम पे आवंटित होगा। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड महिलाओं के नाम पर होगा। ये किसने करके दिया? इन नरेंद्र मोदी जी ने करके दिया, जो इन लोगों के चश्मे से नहीं दिखेगा, क्योंकि इनकी आंखों पे तो राजशाही का चश्मा चढ़ा है, इनकी आंखों पे तो राजा प्रवृत्ति का चश्मा चढ़ा है। विमलेश जी, आप हिंदू महासभा से हैं। अगर हम हिंदुओं की, सनातन धर्म की और साथ ही विपक्ष के आरोपों की अगर बात करें तो वो लगातार केवल एक ही बात कहता है कि देश में केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जा रही है और हिंदुओं को उतना अधिकार दिया जा रहा है, बल्कि मुसलमानों को वो अधिकार नहीं दिया जा रहा है। हिंदुओं को जितना अधिकार दिया जा रहा है, जो आरक्षण की बात कही जा रही है, कि वाकई में ऐसा आपको भी लगता है कि आपको उनके मुकाबले ज्यादा अधिकार दिए जाते हैं, ज्यादा बोलने की वो दी जाती है? जी विमलेश देखिए मैडम, जी आज तक तो मुझे ऐसा नहीं लगा। मैं हिंदू महासभा से हूँ, लगातार हिंदुओं के लिए बात करता चला आ रहा हूँ। आज मेरे ऊपर 11 मुकदमे हैं केवल हिंदुओं की बात करने के लिए। अगर हमारी सरकार हम हिंदुओं को आगे बढ़ाने का काम करती तो सारे मुकदमे खत्म हो गए होते, लेकिन नहीं। जितना मोमडन को हमारी सरकार बढ़ावा दे रही है उतना हम लोगों को नहीं दे रही है, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम करना ही नहीं चाहती है। वो देश को आगे बढ़ाने की बात करती चली जा रही है, लेकिन कुछ चुनिंदा नेता हैं, जैसे सलमान खुर्शीद की भतीजी, जैसे हमारे और भी नेता हैं जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। ऐसे लोग केवल न केवल मुसलमान के नाम पे मुसलमान को भड़का के एकजुट करके चुनाव जीतने की फिराक में रहते हैं। लेकिन आजकल के जो मुसलमान पढ़े लिखे हैं वो समझदार हैं, वो समझते हैं कि देश हित में बात कौन कर रहा है और देश को बांटने की बात कौन कर रहा है। और माननीय योगी जी एक संत है, सनातन धर्मी है, सनातन धर्म को अग्रणी मानने वाले हैं। उन्होंने आज तक कोई ऐसा बयान दिया हो तो सोनाली जी आप बताइए कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कभी तक आज तक ऐसा कोई बयान दिया है कि हिंदुओं एक हो जाओ? अगर हमारे मुख्यमंत्री जी, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसा बयान दे देते तो अब तक हमें लगता कि गृह युद्ध हो चुका होता। तो विकास जी, इससे विमलेश जी, ऐसा केवल मुसलमान नेता ही कर सकते हैं। हमारे सनातन धर्मी देश हित में काम कर रहे हैं, देश हित के लिए काम करते हैं। और हम जितने भी हिंदूवादी नेता हैं, सभी हिंदूवादी नेता देश हित के लिए काम करते हैं। हमारे फर्रुखाबाद के लोकप्रिय सांसद मुकेश राजपूत जी, आज तक उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि हिंदू एक हो जाओ, मुसलमान अलग हो जाए या मुसलमान हावी हो रहा है, टाइप की कोई बात ही नहीं की गई है। ठीक है विमलेश जी, हम वापस से विकास जी के पास आते हैं। विकास जी, एक विपक्ष का एक और बड़ा आरोप है, वो कहता है कि अगर बीजेपी 400 पार हुई तो संविधान बदल देगी। संविधान नहीं बचेगा, आरक्षण भी नहीं बचेगा इसी के साथ। और लगातार गठबंधन के कई बड़े नेताओं का ये बयान आ चुका है कि अगर 400 पार हुई या फिर अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापस से आती है तो आरक्षण नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा। देखिए, यही तो मैं कह रहा हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार आ रही है। कारण कि ये आज ये उन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, उन विषयों पर बात कर रहे हैं जिनका कोई आधार नहीं। क्या ऐसा प्रैक्टिकली संभव है कि देश के संविधान को, जिन बाबा साहब के संविधान को भारतीय जनता पार्टी अपने हृदय में बसा करके काम करती है, उस संविधान को हम खत्म कर देंगे? कभी देखिएगा कि कभी आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने क्या सफाई कर्मियों के पैर धोए हैं? सुनाइए, धोए हो तो मुझे बताइएगा वो उदाहरण इतिहास में अगर मिलता हो। नहीं धोए। तो मुझे लगता है कि बाबा साहब के प्रति जो सम्मान और जो भाव भारतीय जनता पार्टी का है वो वर्तमान में किसी राजनीतिक दल का उनके प्रति नहीं है। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, चाहे वह स्वयं उनकी समाज की राजनीति करने वाली बहन मायावती हो और चाहे वो कोई और राजनीतिक दल, जितना सम्मान आज भारतीय जनता पार्टी की नजर में श्रद्धेय बाबा साहब जी का है। 2-3 चीजें और हैं कि आप एक तरफ कहेंगे कि हम संविधान,
दूसरी तरफ कहेंगे आरक्षण को लेकर के बिल्कुल स्पष्ट देश के प्रधानमंत्री, हम सबके अभिभावक नरेंद्र मोदी जी ने दो टूक कह दिया है, खुले मंच से कहा है, चैनल पे कहा है कि जब तक मोदी जिंदा है कांग्रेस चाहे कितनी भी दम लगा ले, कितनी भी कोशिश कर ले, हम ओबीसी और एससी में मुस्लिमों को नहीं घुसने देंगे, उनके आरक्षण पे डाका नहीं डालने देंगे। इसका सीधा सीधा अभिप्राय है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस तरीके की राजनीति को में विश्वास रखती है। आप भटके कहां पर हैं? आपके पास मुद्दे नहीं है, आप कभी ले आओगे संपत्ति टैक्स की बात। अरे भाई, अगर संपत्ति टैक्स की बात लाओगे तो सबसे ज्यादा संपत्ति टैक्स के मामले में तो कांग्रेस के नेता आएंगे, क्योंकि परिवारवाद की जननी है कांग्रेस। बड़ी दिक्कत आ जाएगी सैफई परिवार को कि बड़ी लंबी चौड़ी संपत्ति परिवार के नाम पे है। तो इन सब राजनीतिक दलों को ही दिक्कत आने वाली है। तो पहले ये क्लियर करें कि संपत्ति को लेकर के इनका स्वयं का क्या रवैया है। दान कर दें, मैं तो सीधे कहता हूं कि जाएं और दान कर दें। अपनी राजनीतिक विरासत जो नहीं छोड़ सकते हैं वो अपनी संपत्ति क्या छोड़ेंगे जनता के लिए? ये सोनाली जी आप बेहतर और बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। आप याद कर लीजिए, समाजवादी पार्टी ने अभी तक जितने भी लोकसभा प्रत्याशी घोषित किए, बड़ी बात करते हैं अपने समाज की, श्रीमान अखिलेश यादव जी जितने भी प्रत्याशी घोषित किए हैं उसमें यादव समाज से डिंपल यादव, आदित्य यादव, तेज प्रताप यादव, धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव है। कोई दूसरा समाजवादी पार्टी में यादव नहीं है जिसे टिकट देकर के चुनाव लड़ाते, जिसे टिकट देकर के वोट तो चाहिए अखिलेश यादव जी को। लेकिन ये आप पर ही आरोप लगाते हैं विकास जी, केवल आप पर, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने का काम करते हैं। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि भाजपा ने जो वैक्सीन दी थी उसमें भी कमीशन ली थी। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा के लोग हर चीज में कमीशन लेते हैं और पूंजीपतियों से फायदे के नाम पर पैसा लिया जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता से कमीशन लेती है और वो कमीशन होता है वोट के रूप में, और हम उसे डिलीवर करके देते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ अपने विकास मॉडल को। वो तो कमीशन हम स्वीकार करते हैं। अब शिवपाल जी का जो कमीशन है, शायद वो अपने कमीशन को भारतीय जनता पार्टी का कमीशन बता गए धोखे से। ये उनके समय में होता था। हम सब जानते हैं कि वो पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे और उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव के बाद उन्हें मिनी मुख्यमंत्री कहा जाता था। मुलायम सिंह जी यादव के बाद उन्हें मिनी मुख्यमंत्री कहा जाता था। डिसीजन उनके हाथ के नीचे से होता था कि किसे ठेका देना है, किसमें कितने कमीशन आना है। तो कमीशन का खेल तो समाजवादी पार्टी का पुराना आधार है। यादव सिंह, मीरा यादव, आप याद कर लीजिए, वो अधिकारी गायत्री प्रजापति, ये कमीशन के खेल से ही उपजे हुए अधिकारी थे जिनके ऊपर शिकंजा कसा गया था। ये याद होना चाहिए श्रीमान शिवपाल सिंह यादव जी को, लेकिन नहीं याद रखेंगे क्योंकि अब घिर चुकी है समाजवादी पार्टी, अपनों के बीच में घिर चुकी है। क्योंकि जब अपने समाज में जाते हैं तो उनके समाज के लोग उनसे सवाल करते हैं कि आखिर यादव में मेरा बेटा क्यों नहीं, आखिर यादव में मेरी बेटी क्यों नहीं, आखिर यादव में मेरी बहू क्यों नहीं, यादव के नाम पर शिवपाल सिंह यादव का लड़का क्यों, यादव के नाम पर राम गोपाल यादव का लड़का क्यों, यादव के नाम पर डिंपल यादव क्यों, यादव के नाम पर किसी सामान्य यादव की महिला, बहू, बेटी, बेटा क्यों नहीं, क्यों नहीं? ये बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव जी पूरे समाज को ठगने का काम कर रहे हैं और इस बार उन्हीं का समाज उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगा, क्योंकि जिहाद की जो राजनीति अखिलेश यादव ने शुरू की है, उस जिहाद की राजनीति में उनका साथ कोई नहीं देने वाला है, कोई नहीं देने वाला। जय विकास जी, एक आखिरी सवाल हमारे ये है कि ये जो जिहाद की राजनीति करने की बात की जा रही है, जिहाद के नाम पर वोटिंग की जो बात की जा रही है, जिहाद का वोट जो टाइटल दिया गया है, इस पर क्या कहेंगे आप? क्या वाकई में देश की जनता अब इस बयान को देखने के बाद इन पर जो थोड़ा बहुत भरोसा दिखाना था वो भी दिखा पाएगी? क्योंकि अभी केवल 2 चरण के ही मतदान हुए हैं और उसके बाद इस तरह के बयानबाजी। देखिए, एक बात समझ लीजिए सोनाली, जिहाद के नाम पर जिस वोट बैंक को ये साधने की कोशिश कर रहे हैं, उस वोट बैंक को ये भी तो बताइए कि आपने इतने वर्ष सरकार चलाई, दिया क्या? ये चाहते हैं कि वो वोट बैंक बैकवर्ड बना रहे, चाहे शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे व्यापार के माध्यम से हो, चाहे सामाजिकता के माध्यम से हो। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग हमेशा से इस प्रयास में रहे कि उस विशेष आबादी को बैकवर्ड रखा जाए, क्योंकि अगर वो बैकवर्ड रहेगी तो हमारे छलावों में फंसती रहेगी और हमें वोट देती रहेगी।
इसका अंत होने जा रहा है ये 2024 का चुनाव। मैं फिर कहता हूं सोनाली जी, आप ये 2024 का चुनाव राष्ट्रवादी बनाम भ्रष्ट राष्ट्रवादी होने वाला है। एक तरफ है राष्ट्रवादी लोग और एक तरफ है भ्रष्ट राष्ट्रवादी लोग जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो भ्रष्टाचार पर आंखें मूंद करके रखते हैं, जो परिवारवाद पर आंखें मूंद करके रखते हैं। एक तरफ है मोदी जी के नेतृत्व में भरोसे का गठबंधन और दूसरी तरफ है अज्ञात नेतृत्व में भ्रम का गठबंधन। तो मुझे लगता है ये जनता ने तय कर लिया है कि मोदी जी के नेतृत्व में उसे आगे जाना है, उसे इस देश को आगे ले जाना है। यही इस 2024 के चुनाव का मूल मंत्र होने जा रहा है, राष्ट्रवादी बनाम भ्रष्ट राष्ट्रवादी। जी, तो ये एक बड़ा सवाल छोड़ दिया है आपने विकास जी, और ये एक बड़ा सवाल रह भी गया है कहीं ना कहीं गठबंधन और देश की जनता के लिए कि आखिर वाकई में अब क्या होने वाला है, क्योंकि ये जिहाद के वोट की जो बात कही जा रही है, देश की जनता कहीं ना कहीं इसको समझने में इतनी समर्थ है कि वो इस चीज को समझ सके कि आखिर कांग्रेस और गठबंधन करना क्या चाहती है। क्या एक समुदाय को वाकई में टारगेट करके केवल वोट की अपील की जा रही है, वोट को लुभाने की कोशिश की जा रही है। आप दोनों ही मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें, लगातार कांग्रेस हो या गठबंधन या उसका एक एक नेता, कार्यकर्ता, प्रत्याशी, हर कोई उल जलूल बयान देने में लगा हुआ है। साथ ही अब तो एक और ट्रेंड शुरू हो गया है जिसमें वोट के जिहाद की बात कही जा रही है, जिसके लिए एफआईआर तो दर्ज किया गया है, लेकिन देश की जनता के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल अब जरूर घूम रहा है। आपको बता दें, मुसलमानों से वोट के लिए जिहाद की बात करने को लेकर के पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और उनकी भतीजी मारिया आलम पर एफआईआर दर्ज की गई है। आपको ये बता दें कि पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद व उनकी भतीजी मारिया आलम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाक्य के जनसभा में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां मारिया आलम ने बयान दिया और कहा कि इंसान को हैसियत और औकात सबसे पहले समझनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संघी सरकार को तुम कामयाब करने का काम करोगे, उसके मंसूबे को कामयाब करने का काम करोगे, इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ बिना भावुक हुए एक साथ वोटों का जिहाद कर सकते हैं। इसी के साथ उन्होंने आगे ये भी कहा कि ऐसी सरकार को भगाने का काम किया जा सकता है। अब इस बयान पर फ्लाइंग स्क्वाड टीम के प्रमुख डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने कोतवाल कायमगंज में पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद एवं उनकी भतीजी मारिया आलम पर एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं सपा प्रत्याशी नवल किशोर शाक्य और सपा के केंद्रीय चुनाव कार्यालय पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो यहां पर भी हद हो गई, सपाइयों ने मीडिया को भी नहीं बख्शा। ये भी बता दें कि नवल किशोर शाक्य के कार्यक्रम में पत्रकारों को सवाल पूछना ही महंगा पड़ गया। जी हां, समाजवादी पार्टी के निजी गुंडों ने पत्रकारों पर हमला कर अपहरण करने का प्रयास भी किया था। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राज्यों का दौरा करके कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। इस दौरान वो विपक्षी दलों पर भी जमकर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही देश की जनता को लुभाने की भी पूरी तैयारी कर रहे हैं। हम चर्चा करेंगे जनपद फर्रुखाबाद के विकास और समस्याओं के बारे में, जो कि हम बता भी चुके हैं कि किस तरीके से जनपद में विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसी के साथ हम बात करते हैं, अगर फर्रुखाबाद में ये जो जनसभा को संबोधित किया गया, नवल किशोर शाक्य द्वारा जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उसमें जो ये बयान दिया गया है जिहाद के वोट का, अब क्या वाकई में देश में जिहाद का वोट भी किया जाएगा, जिहाद के नाम पर वोट भी लिया जाएगा, एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए इस तरीके के बयान भी दिए जाएंगे। आपको बता दें, आजादी के बाद से 17 बार लोकसभा चुनाव और 7 बार उपचुनाव यहां से हो चुके हैं, जिसमें कांग्रेस ने बाजी मारी है। ये भी बता दें कि समाजवादी पार्टी नेता राम मनोहर लोहिया अपनी कर्मभूमि फर्रुखाबाद से ही वर्ष 1962 में सांसद चुने गए थे और जनता पार्टी के दौर में दयाराम शाक्य ने 2 बार सांसद में जनपद का प्रतिनिधित्व किया था। वहीं कांग्रेस नेता खुर्शीद आलम खां और उनके पुत्र सलमान खुर्शीद यहां से सांसद चुने गए और इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान भी पाया था। इसके साथ ही भाजपा से साक्षी महाराज 2 बार सांसद रही हैं। वहीं वर्तमान में भाजपा के मुकेश राजपूत यहां से सांसद हैं, जिनके चर्चे भी खूब हैं। यहाँ की जनता आमतौर पर स्वच्छ छवि के नेता को ही पसंद करती है और यहाँ के स्थानीय मुद्दे गंगा और रामगंगा से घिरा हुआ जनपद तकरीबन हर साल बाढ़ का प्रकोप झेलता है। तो
देखना यह है कि फर्रुखाबाद की जनता की समस्याओं का कितना समाधान हो पाता है। क्या स्वच्छ छवि का नेता ही दोबारा से फर्रुखाबाद में सांसद बनने वाला है? क्या तीसरी बार मुकेश राजपूत संसदीय जीत पाएंगे, सांसद में अपना स्थान बना पाएंगे, फर्रुखाबाद को जीत पाएंगे, हैट्रिक लगाने में कामयाब हो पाएंगे? और इस एफआईआर के बाद अब क्या कुछ घमासान मचने वाला है मारिया आलम के बयान पर, अब देखना ये बाकी है। वहीं 4 जून को नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। 2 चरण का चुनाव भी बीत चुका है, वहीं 5 चरण के चुनाव अभी होने बाकी हैं। इसी के साथ 4 जून को यह भी साफ हो जाएगा कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए केकेडी न्यूज।